नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डी कोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसमें टीआरपी कम है और एक परिवार का दर्द ज्यादा है। पंचकुला में 7 लोगों के एक परिवार ने एक कार में बैठकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। ये परिवार बुरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ था और जब किसी भी दोस्त या रिश्तेदार ने मदद करने से इनकार कर दिया तो उनके सामने यही एक आखिरी रास्ता बचा था। आज हम कर्ज के इसी दर्द को आपके सामने डिकोड करेंगे, क्योंकि हमारे देश में आज भी करोड़ों परिवार शायद ऐसे होंगे जिन पर कोई ना कोई कर्ज जरूर होगा। इसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि अपने आप को अभिव्यक्ति की आज़ादी का चैंपियन बताने वाला अमेरिका अब छात्रों को वीज़ा देने से पहले उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करेगा। अमेरिकी सरकार ऐसा करके ये जानना चाहती है कि इन छात्रों की सोच क्या है और उनके विचार अमेरिका की राष्ट्रीय नीति और विचारधारा से कहीं अलग तो नहीं है। और आज बड़ा सवाल यह उठता है कि जब सोशल मीडिया पर लोग हमारे ही देश के खिलाफ लिखते हैं, कश्मीर पर दुष्प्रचार फैलाते हैं, तब ऐसे लोगों के विचारों को अमेरिका की ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां अभिव्यक्ति की आज़ादी मानती हैं और उन्हें ब्लॉक करने से इनकार कर देती है। और आखिर में आपको ये बताएंगे कि आज देश में BSNL इज बैक ट्रेंड क्यों कर रहा है। इसका कारण यह है कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 18 वर्षों के बाद लगातार दूसरी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। आज आपको यह बताएंगे कि BSNL, दूरदर्शन, इसरो और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी उपक्रम आपके असली हीरो हैं। इनमें ग्लैमर और चमक दमक भले ही आपको कम दिखाई देता हो, लेकिन यही आपके सुख दुख के सच्चे साथी हैं। लेकिन आज डी कोड की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है। लेकिन इस खबर में टीआरपी नहीं है, इस खबर में मसाला नहीं है, इस खबर में कर्ज का दर्द है। इसलिए आज भले ही टीआरपी ना मिले हमें, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब इस कर्ज के दर्द को महसूस करें। ये खबर हरियाणा के पंचकुला से आई है, जहां एक परिवार के 7 लोगों ने एक गाड़ी में सामूहिक आत्महत्या कर ली। इन लोगों में 41 साल के प्रवीण मित्तल, उनकी पत्नी, 11-11 साल की 2 जुड़वां बेटियां, 14 साल का एक बेटा और फिर उनके बूढ़े माता पिता शामिल थे। ये घटना 26 मई की रात को करीब 11 बजे हुई, जब ये पूरा परिवार इस गाड़ी में बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनकर वहां से वापस लौट रहा था। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान परिवार के सभी लोगों ने आत्महत्या करने का फैसला लिया और एक रिहायशी इलाके में सड़क के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी करके इन लोगों ने अपनी जान दे दी। इस घटना का पता तब चला जब पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने एक शख्स को इस गाड़ी के पास फुटपाथ पर तड़पते हुए देखा और फिर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। और इसके बाद इस व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम प्रवीण मित्तल है और उसने और गाड़ी में बैठे उसके परिवार के सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली है और वो भी कुछ देर में उनकी मृत्यु होने वाली है। इस बात को सुनकर वहां मौजूद लोग डर गए और जब उन्होंने गाड़ी को खोलकर देखा तो उसमें 6 लाशें मिली, जिनमें 3 लाशें बच्चों की थीं। लोगों ने किसी तरह गाड़ी से इस परिवार को बाहर निकाला। फुटपाथ पर दर्द से तड़प रहे प्रवीण मित्तल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस दौरान अस्पताल में डॉक्टरों ने इस परिवार के सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया। किसी की जान नहीं बची और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह परिवार असल में देहरादून से था, जो पंचकुला में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए आया था और उसके बाद इन लोगों ने अपनी जान दे दी। लेकिन पुलिस के मुताबिक ये पूरा सच नहीं है। जिस गाड़ी में इस परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है, उसमें पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है और इसमें यह लिखा है कि यह परिवार कर्ज से परेशान था और किसी ने उनकी मदद नहीं की। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था और इसीलिए उन्होंने ये आत्महत्या कर ली। यहाँ पर 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस गाड़ी में ये घटना हुई, वो गाड़ी भी किसी और के नाम पर लोन लेकर खरीदी गई थी और दूसरा, ये परिवार सिर्फ कथा सुनने के लिए पंचकुला नहीं आया था, बल्कि ये काफ़ी समय से अंडरग्राउंड था और ये कर्ज कैसे इस पूरे परिवार को निगल गया, इसकी कहानी भी काफ़ी विचलित करने वाली है। हम आपको ये पूरी कहानी आज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए
कि उस रात क्या हुआ था। 7 लोगों ने एक ही कार के अंदर सुसाइड किया है और उसके बाद उन लोगों का हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम को वहां बुलाया है। सारी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके बैंकिंग, उसका सीसीटीवी फुटेज, उसकी कॉल रिकॉर्ड्स, ये सारी पुलिस खंगाल रही है। एक सुसाइड नोट के ऊपर ही हम लोग प्राइमा फेसी पे हम लोगों को ये लग रहा है, उसके बाद की आगे वाली कार्रवाई बतला दी जाएगी। सुसाइड नोट में सिर्फ अभी कर्जे का है, फाइनेंस उनका ठीक नहीं था तो इस वजह से की जा रही है। मैंने देखा ध्यान से कि बच्चे और बूढ़े सब टेढ़े मेढ़े पड़े थे। और टेढ़े मेढ़े पड़े, मैंने कहा क्या, मैं कि चक्कर क्या है, सबसे बताओ क्या बात है, क्या इन्हें ऐसे क्यों पड़े हैं। मैंने हिला के देखा बच्चे को मैंने पूरा जोड़ जोड़ के हिलाया, बच्चा हिला नहीं है। फिर मैंने कहा मगर जी आप गाड़ी से बाहर आओ। फिर जब मैंने फोन की टॉर्च जलाई, देखा वोमिटिंग करी, सबने एक दूसरे के ऊपर वोमिटिंग करी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा भैया बाहर आ जाओ मक्का जी, और मेरे को ऐसी स्मेल आई, मुझे इंट्यूशन आई कि मर गए हैं। मैंने कहा मक्का जी मर चुके हैं, बाहर आ जाओ। मैंने उनको जबरदस्ती बाहर बुलाया, उन्होंने मुझे चाबी बुला दी, वो हमारे घर के रैंप पे आगे बैठ गए, हम लोगों को पानी पिलाया। बट फिर वो क्या कहते हैं, वो कह रहे भी मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ, हमारा बैंक का खर्चा है, मैं भी थोड़ी देर मरने वाला हूँ। बस वो विदिन 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर मर गए। तो आज की ये खबर कर्ज के दर्द पर है, इसलिए अब आप ये देखिए कि इस घटना के पीछे कर्ज को असली कारण क्यों माना जा रहा है। 41 वर्ष के प्रवीण मित्तल आज से कुछ साल पहले तक कबाड़ यानी स्क्रैप को खरीदने और बेचने का काम करते थे, जिससे उन्होंने काफी पैसा भी कमाया और उनके रिश्तेदारों में उनकी छवि एक आर्थिक रूप से समृद्ध और अमीर परिवार की बन गई। ये उनके अच्छे दिन थे। इस काम से पैसा कमाने के बाद प्रवीण मित्तल ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फाउंड्री का काम शुरू किया, जिसमें लोहे, एल्यूमिनियम और पीतल जैसी धातुओं को पिघलाकर उन्हें दूसरे रूप में इस्तेमाल किया जाता था। प्रवीण मित्तल को लगता था कि यह काम उनके पुराने स्क्रैप के बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें इन्हें कामयाबी भी मिलेगी और उनका यह नया बिजनेस पहले की तरह चल जाएगा। और इसके लिए उन्होंने बैंकों से लाखों रुपए का लोन ले लिया, इन सारे पैसों को इस नए काम में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब उनका यह नया बिजनेस चला नहीं, जब इसमें घाटा होने लगा और वो बैंक का लोन नहीं चुका पाए, तो उनकी आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब हो गई और उनकी फैक्ट्री, मकान और ज़मीन सब कुछ गिरवी हो गया। ऐसा दावा है कि जब इस परिवार के पास पैसा था, तब रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। हर आदमी दोस्ती करना चाहता था। इसलिए इसमें सीख क्या है, जब आपके अच्छे दिन होते हैं, जब आपके पास पैसा होता है, बिजनेस चल रहा होता है, तो रिश्तेदार हर रोज़ आपके घर आना जाना चाहते हैं। रिश्तेदार रिश्तेदारियां निभाना चाहते हैं। आपके दोस्त लगातार आपके आसपास बने रहते हैं। हर व्यक्ति आपसे दोस्ती करना चाहता है। इनके साथ भी यही हो रहा था। लेकिन जब गरीबी आई, आर्थिक हालत खराब हो गई, तो इन्हीं रिश्तेदारों ने फोन उठाना बंद कर दिया। यही दोस्त छोड़कर चले गए। हालांकि प्रवीण मित्तल ने अपना घर चलाने के लिए देहरादून में ही एक नया बिजनेस शुरू किया और इस बार यह बिजनेस था टूर एंड ट्रेवल्स का, और वो खुद भी एक टैक्सी चलाने लगे। इस वक्त तक उन पर कर्जा इतना ज्यादा हो चुका था कि उनके लिए लेनदारों को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए ये परिवार किसी तरह छिपते छिपाते पंचकुला आ गया। और यहाँ वो इसलिए आया क्योंकि पंचकुला में ये परिवार पहले भी रह चुका था। पंचकुला के बारे में ये लोग जानते थे और इसलिए देहरादून छोड़कर चुपचाप पंचकुला आ गए। और बाद में इसी पंचकुला में इस परिवार ने ये सामूहिक आत्महत्या कर ली। प्रवीण मित्तल के रिश्तेदारों ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह पूरा परिवार भारी कर्ज में डूबा हुआ था। कर्जा तब तक होता है जब तक अपने पास कुछ है देने को कुछ। अब बैंक वालों ने भी जो प्रॉपर्टी मर्ज कर ली थी, सारी गाड़ियां थी, ये सब कुछ भी देके नहीं गए। देहरादून आज से 10 साल पहले ये देहरादून गए थे। ये अपना फ्लैट, जिनके 2 फ्लैट थे वो भी खुला छोड़ के गए थे। एक गाड़ियां थी, जो भी सामान था, ये वहीं मिल थी, इनकी अपनी फैक्ट्री थी, मशीनरी थी, जो भी वहीं छोड़ के सब के बिना कपड़ों के तक गए। देहरादून चुपचाप चले। कर्जा 15-20 करोड़ रुपए का कर्जा था। और प्रवीण मित्तल का एक वीडियो हमारे पास आया है, आप देख सकते हैं। उनकी मौत से ठीक पहले का ये वीडियो है। तेरा फोन है, छोड़ दे इसको, वीडियो बना दे, अपना फोन बना दे। मेरा फोन तेरे पास है, फोन आएगा इसका। देख कितना बोलते हैं,
मेरा फोन क्या, मेरा फोन दे, तेरा ही फोन है ये, बस छोड़ दे इसको, वीडियो बनने दे, अपना फोन बना दे। मेरा फोन तेरे पास है, फोन आएगा इसका, ठीक है देख कितना बोलते हैं। मेरा फोन क्या, मेरा फोन दे, तेरा ही फोन है ये, बस छोड़ दे इसको, वीडियो बनने दे, अपना फोन बना दे। मेरा फोन तेरे पास है, फोन आएगा इसका, ठीक है देख कितना बोलते हैं। मेरा फोन क्या, मेरा फोन दे, तेरा ही फोन है ये, बस छोड़ दे इसको, वीडियो बनने दे, अपना फोन बना दे। मेरा फोन तेरे पास है, फोन आएगा इसका, ठीक है। तो जिस वक्त इस परिवार ने इस कार में बैठकर आत्महत्या की, पूरा परिवार तो कार में था, लेकिन प्रवीण मित्तल बाहर फुटपाथ पर बैठा हुआ था। और उनकी मृत्यु से ठीक पहले प्रवीण मित्तल से कुछ लोगों ने बात की, उनसे पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, और तब उन्होंने बताया कि मैंने भी जहर खा लिया है और मेरी मृत्यु भी निश्चित है। ये ठीक उस समय का वीडियो है। इस घटना का जो पहलू लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो ये है कि जितने भी लोग इस परिवार के संपर्क में थे, उन्हें कभी भी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ये परिवार कितनी बड़ी परेशानी में है, और बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि ये आत्महत्या करने के बारे में भी सोच सकते हैं। किसी ने ये कल्पना ही नहीं की थी। ये परिवार जब भी किसी से मिलता था तो यही कहता था कि वो ठीक ठाक हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, और लोग उनकी इस बात को मान भी लेते थे। आज इसमें सीख क्या है? इस घटना में सीख ये है कि असल में जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आप यही पूछते हैं कि आप कैसे हैं, आपका हाल क्या है। आपसे भी लोग यही पूछते हैं और आप भी लोगों से यही पूछते हैं कि आप कैसे हैं। ये सवाल हर रोज़ न जाने कितने लोग हमसे पूछते हैं, और हर बार हमारा जवाब होता है मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है। ये जवाब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गया है। ये सवाल और ये जवाब अब इसके कोई मायने नहीं है। सच्चाई ये है कि अक्सर लोग अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, थक चुके होते हैं, भावनाओं से बोझिल होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी एक झूठी हंसी ओढ़कर वो समाज में रहते हैं और कहते हैं मैं अच्छा हूँ, क्योंकि दुनिया उनके आंसुओं से ज़्यादा उनकी हंसी को, उनकी मुस्कुराहट को स्वीकार करती है। हमारा समाज भावनाओं को एक कमज़ोरी समझता है। जैसे ही पता चलता है कि आप परेशान हैं, लोग छोड़कर जाने लगते हैं, और इसीलिए हम अपने दर्द को छुपाते हैं, उसे अकेले झेलते हैं। कोई सुनने वाला नहीं होता, और अगर होता भी है तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारी बात को वो हल्के में ना ले ले या कहीं हमें जज ना करे। जब प्रवीण मित्तल और उनका परिवार ये कहता था कि वो ठीक हैं या वो अच्छे हैं, तब अगर लोगों ने उनके पीछे के दर्द को समझ लिया होता, उनके रिश्तेदारों ने समझ लिया होता, उनके दोस्तों ने समझ लिया होता, तो ये परिवार शायद आज भी जिंदा होता। ये माना कि परेशानियां बहुत थी, कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं हो सकता। आज हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां कैसे हो का जवाब ईमानदारी से दिया जा सके, जहां भावनाओं को दबाया ना जाए बल्कि सुना जाए, समझा जाए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ किसी का सच्चे मन से पूछा गया एक सवाल और उसे धैर्य से सुनना किसी के टूटते मन को जोड़ सकता है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो एक पल ठहर कर उसकी आंखों में ज़रूर झांकिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ शायद एक आवाज़ दबी हुई हो जो कहना चाहती हो कि मैं असल में ठीक नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे वाकई में एक बार सुन ले। आज हम कर्ज के इस दर्द को भी डिकोड करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भी करोड़ों परिवार ऐसे जरूर होंगे जिन पर कोई ना कोई कर्ज जरूर होगा। भारत में कुल मिलाकर 29 करोड़ के आसपास परिवार हैं जिन पर 18,79,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यानी भारत में औसतन हर परिवार पर 64,000 रुपए का कर्ज है। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2022 में 7,034 लोगों ने इसी आर्थिक तंगी और कर्ज की वजह से आत्महत्या की थी, और इनमें भी 91% पुरुष थे। इसके अलावा कर्ज और उधार के कारण सबसे ज्यादा डिप्रेशन भी पुरुषों को ही होता है, और हमारे देश में जब कोई परिवार कर्ज में डूबा होता है तो वो कर्ज पूरे परिवार को चैन से नहीं रहने देता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुरुष के ऊपर होती है। आज से कुछ दशक पहले तक जब हमारे देश में किसी आम परिवार पर कर्जा होता था
तो वो परिवार कहता था कि हम एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन कर्ज के पैसे को पहले हम चुकाएंगे। कर्ज के पैसे से ऐशो आराम नहीं खरीदेंगे, चाहे थोड़ी गरीबी में जी लेंगे। तब कर्ज लेना, उधार लेना बुरी बात मानी जाती थी और उस वक्त समाज में अपनी समस्याओं का समाधान लोग खोजा करते थे। लेकिन इस डिजिटल युग में ऐसी समस्याओं का समाधान आत्महत्या को मान लिया जाता है और कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अगर कर्ज नहीं चुका पाए तो मरना ही बेहतर है। लोग इसे अपनी इज्जत से जोड़ लेते हैं, जबकि आत्महत्या इसका समाधान नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि इस देश में बहुत सारे ऐसे अमीर और प्रभावशाली लोग हैं जो बैंकों का सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का पैसा लेकर लोन लेने के बाद भी उसे लौटा नहीं पा रहे? कितने सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सैकड़ों और हजारों करोड़ों रुपए का उनके सिर पर लोन है, लेकिन वो इस तरह का कदम कभी नहीं उठाते, या उनकी संपत्ति गिरवी होने के बाद भी उन्हें इसका उतना तनाव नहीं होता जितना एक मिडिल क्लास का परिवार, जितना एक लोअर मिडिल क्लास का परिवार इसका स्ट्रेस और इसका तनाव ले लेता है। आपने देखा होगा हमारे मिडिल क्लास के परिवारों में और लोअर मिडिल क्लास के परिवारों में, जब वो कोई इंस्टॉलमेंट ईएमआई नहीं दे पाते, जब अपने ट्रैक्टर का, स्कूटर का, गाड़ी का लोन नहीं दे पाते, और लोग जब बैंकों के एजेंट घर में आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि उनकी पूरे समाज में काफ़ी बेइज्जती हुई है, उन्हें बहुत ख़राब लगता है, और तब लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे कदम उठा लेते हैं। इसका कारण यह है कि वो कर्ज को अपने आत्मसम्मान का विषय बना लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बैंकों से जिन बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कितने कितने लोन लिए हुए हैं, वो इसे आत्मसम्मान का विषय नहीं बनाते, जबकि भारत के आम लोग इसे समाज से भी जोड़कर देखते हैं और ये भी सोचते हैं कि इससे समाज में उनकी बदनामी होगी, और जब लोगों को उनके कर्ज के बारे में पता चलेगा तो शायद उनके आसपास के लोग, दोस्त, रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना भी बंद कर देंगे। आज हमारे देश में कर्ज तो वही है, लेकिन इसके नाम और इसके रूप बदल गए हैं। अब ये कर्ज कुछ लोगों के लिए लोन कहलाता है, कुछ लोगों के लिए डेट कहलाता है, या जब कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदता है तो वो कहता है कि उसने ये गाड़ी फाइनेंस कराई है, फाइनेंस पर ली है। और अब कर्ज को हमने ईएमआई और इंस्टॉलमेंट का नाम और रूप दे दिया है। आज जब हम कहते हैं कि हम ईएमआई देते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं, ये गाड़ी हमने फाइनेंस करवाई है, तो कहने में शायद अच्छा लगता है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी परिवार पर कोई कर्ज है तो वो इसके बारे में ज़रूर बात करें। अगर उनकी कोई मदद नहीं करता तो इसे अपने आत्मसम्मान से ना जोड़े और यही सोचें कि वो इस कर्ज को उतारने के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा परिश्रम करेंगे। लेकिन इसके लिए आत्महत्या करना तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो आज ये जो हमारा विश्लेषण था, ये हमारे देश के हर परिवार के लिए है, हर मिडिल क्लास परिवार के लिए, हर लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए, हर गरीब परिवार के लिए है। कर्ज अपने रूप लगातार बदलता जा रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब गांव में जो ज़मींदार हुआ करता था उससे लोग कर्जा लेते थे, और उसके बाद जो हमारे गरीब किसान थे उनका शोषण होता था। धीरे धीरे जो कर्ज हैं ये ईएमआई बन गए, ये डेट बन गए, ये लोन बन गए, ये इंस्टॉलमेंट बन गए। लेकिन इस कर्ज ने आज भी लोगों का पीछा छोड़ा नहीं है। इसलिए जब कर्ज भी लें तो सोच समझ कर लें। हमारा अगला विश्लेषण भी असल में इसी कर्ज से जुड़ा हुआ है, और कर्ज सिर्फ आम लोग या उद्योगपति नहीं लेते, कर्ज सिर्फ बैंकों से नहीं लिया जाता, कर्ज देश भी लेते हैं। देशों में भी अलग अलग प्रकार के देश हैं, कुछ गरीब देश हैं, कुछ अमीर देश हैं, और गरीब देश भी कई बार अमीर देशों से कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज में डूबते चले जाते हैं। इसलिए आज की कहानी है चीन के बारे में, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ा साहूकार देश है। आप लोगों के पास अक्सर ऐसे फ़ोन आते होंगे जिनमें आपसे अक्सर ये कहा जाता है कि बैंक आपको आसान किस्तों और शर्तों पर लोन दे रहा है, और ख़ास आपके लिए लोन का ये नया ऑफ़र आया है, आपको बहुत आसानी से एक ही दिन में प्रोसेस करके लोन दे दिया जाएगा। कई बार बहुत सारे लोग इस लोन को लेने से मना कर देते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कोई ख़ास आवश्यकता के भी इस लोन को ले लेते हैं, क्योंकि आसानी से लोन मिल रहा है।
और इस पैसे को ऐसी जगह खर्च कर देते हैं जहां असल में उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती, और बाद में जब उन्हें ये लोन वापस करना पड़ता है तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक नई मुसीबत में फंस चुके हैं। चीन भी अब दुनिया के कई विकासशील और गरीब देशों के साथ ऐसा ही कर रहा है, जिसे उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। वर्ष 2005 से 2015 के बीच 10 साल में चीन ने पूरी दुनिया को बेहिसाब लोन दिए हैं, और जिन देशों को लोन की आवश्यकता भी नहीं थी या जो देश कर्ज लौटाने में सक्षम भी नहीं थे, उन्हें भी चीन ने लोन दे दिया आसान शर्तों पर। उस समय भारत और वर्ल्ड बैंक ने इस पर चेतावनी दी थी और इन देशों से कहा था कि वो चीन से कर्ज लेते वक्त बहुत सावधान रहें, क्योंकि चीन कर्जा देने वाला एक शार्क है। लेकिन इनमें से किसी भी देश ने भारत और वर्ल्ड बैंक की बात सुनी नहीं, और आपने देखा होगा कि जब किसी को घर पर बैठे बैठाए आसानी से पैसा मिल जाता है तो वो इस आते हुए पैसे को मना नहीं कर पाता, और इन गरीब और विकासशील देशों ने भी ऐसा ही किया और चीन से कर्ज के रूप में बेहिसाब पैसा ले लिया। लेकिन अब इस कर्ज को लौटाने का समय आ गया है और चीन इन देशों के दरवाजे पर अपना पैसा लेने के लिए खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2025 में चीन पूरी दुनिया में 35 बिलियन यूएस डॉलर यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज और उसके ब्याज के रूप में वसूलेगा, और इस साल दुनिया में कर्ज की सबसे ज्यादा वसूली चीन द्वारा की जाएगी। इनमें भी 1,90,000 करोड़ रुपए की वसूली उन गरीब और विकासशील देशों से होगी जिन्हें उतनी ज्यादा इस लोन की आवश्यकता भी नहीं थी। असल में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी वन बेल्ट वन रोड के तहत इन देशों को लोन दिए, जबकि इन देशों को इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं थी। चीन के दबाव में आकर इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए और लोन भी ले लिया। इसके अलावा इन देशों की सरकारों ने उस समय ये कर्ज इसलिए भी लिया क्योंकि उन्हें इसमें अपना फ़ायदा दिख रहा था, और इन सरकारों पर लोन की राशि में घोटाला करने के भी आरोप लगे। तो बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जहाँ पर जो नेता सरकार में बैठे हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। जो पैसा आता है लोन के रूप में, उसमें से बहुत सारा पैसा वो खुद मार लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसे देशों में पाकिस्तान भी एक है। लेकिन चीन को इस सबसे कोई मतलब नहीं कि कौन सा नेता भ्रष्टाचार में इसमें से कितना पैसा अपने घर ले जा रहा है। वो सूद समेत कर्ज लौटाने के लिए इन देशों पर दबाव डाल रहा है। इस वक्त दुनिया के 53 गरीब देश ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है, जबकि विकासशील देशों पर जो कुल कर्ज है उसमें भी 30% कर्ज अकेले चीन से लिया हुआ है। वर्ष 2023 में दुनिया के 330 करोड़ लोग ऐसे देशों में रहते थे जिनकी सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा पर उतना पैसा भी खर्च नहीं करती जितना पैसा उन्हें चीन का कर्ज लौटाने में खर्च करना पड़ता है, और इनमें भी ज्यादातर देश अफ्रीका के हैं। अब इन्हीं गरीब देशों पर फिर से चीन का कर्ज लौटाने का दबाव है, जिससे इन देशों में गरीबी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और जो पैसा यहाँ की सरकारों को लोगों के विकास पर खर्च करना चाहिए था वो पैसा अब चीन का कर्ज चुकाने में खर्च होगा। यहाँ आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आएगा कि अगर इन देशों ने ये कर्ज नहीं लौटाया तो इनका क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में चीन कूटनीतिक रूप से इनका फ़ायदा उठाएगा और उनके सामने ये शर्त रखेगा कि उन्हें कर्ज के भुगतान में अगर कुछ राहत चाहिए तो उन्हें ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंध खत्म करने होंगे। ताइवान जैसे मुद्दों पर चीन का साथ देना होगा, और पनामा के साथ चीन ऐसा कर चुका है। इसके अलावा जैसे श्रीलंका में चीन ने हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल के लीज पर ले लिया, वैसा ही दूसरे देशों के साथ भी चीन कर सकता है। और दावा है कि चीन अब लोन के बदले में इन देशों से ये मांग करेगा कि वो अपने यहाँ उसे मिलिट्री बेस बनाने की सहमति दे दें। चीन जब ये सब कर रहा है तब भी कुछ देशों की आंखें खुली नहीं, और इन देशों में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है। जब चीन ने दुनिया के कई देशों को लोन देना बंद कर दिया है, तब ऐसे में वो पाकिस्तान को आज भी नए नए लोन दे रहा है, और आज ही चीन ने पाकिस्तान को 3.7 बिलियन यूएस डॉलर यानी 32,000 करोड़ रुपए का लोन देने का वादा किया है। पाकिस्तान चीन से यह कर्ज तब ले रहा है जब उसके देशों से लिए गए कर्ज में 72% हिस्सेदारी अकेले चीन की है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो लोन लिया है 72% उसमें चीन का है। आखिर में हम यही कहना चाहते हैं कि चीन समुद्र की एक बहुत बड़ी शार्क की तरह है,
और ये गरीब और विकासशील देश छोटी छोटी मछलियों की तरह हैं। और आप सबको पता है कि शार्क छोटी मछलियों के साथ क्या करती है, वही चीन भी करने वाला है। इसके बाद आपको आज भारत के लोकतंत्र की वो खूबसूरती हम दिखाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में आजकल दिखाई दे रही है, और इस खूबसूरती को डिकोड करना आज बहुत आवश्यक है। हमारे देश में यूं तो राजनीति बहुत होती है, पक्ष और विपक्ष कभी भी किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने के लिए भारत ने अपनी 7 टीमों को दुनिया के 32 देशों में भेजा है, और इन टीमों में विपक्षी पार्टियों के भी कई सांसद हैं जो विदेशों में भारत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि ये टीम है और ये टीम इंडिया है। जब हम टीम इंडिया कहते हैं तो आप सोचते होंगे कि हम क्रिकेट की टीम की बात कर रहे हैं, किसी खेल में भारत की टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन एक टीम इंडिया ये भी है जो आपकी स्क्रीन पर है। और इस समय यही असली टीम इंडिया है। इसमें हर पार्टी के लोग हैं, इसमें सत्ताधारी पार्टी के लोग भी हैं और इसमें विपक्ष के नेता भी हैं, और इसीलिए ये सच्ची टीम इंडिया है। इस टीम इंडिया में भी कुछ खास खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा हो रही है जो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, आजकल शानदार बैटिंग कर रहे हैं। और इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम है, लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी का नाम है, जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाते हैं और बताते हैं कि जब देश की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की लकीर मिट जाती है और एक एक सांसद असल में पार्टी का नहीं, पहले देश का होता है, और पार्टी बाद में आती है, देश पहले आता है। इसलिए आज हम आपको इस टीम इंडिया के 3 विपक्षी सांसदों यानी 3 खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहते हैं जो विदेशों में जाकर शानदार तरीके से भारत का पक्ष रख रहे हैं। इनकी जो बोलने की शैली है, इनके जो प्रभावशाली भाषण है, वो पूरी दुनिया पर जबरदस्त असर डाल रहे हैं। इसलिए आज इन 3 खिलाड़ियों को आज आपको सुनना चाहिए। तो देखिए टीम इंडिया के ये 3 बेहतरीन खिलाड़ी। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri, we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. But we also need to realize that, we need to raise this in our circles as well. In universities, in boardrooms, in classrooms, in interacting with friends, wherever we go, in civic society, wherever we go, we need to do our bit. You have so many evidence out in the public domain where you see high-ranking military Pak officials, and there are not 1 or 2, there are many in numbers. You have high-ranking Pakistani military generals, officials, attending funeral meets of labeled terrorists. Where else do you see this? What else can we offer you as evidence? You need to raise this, you need to further amplify this, flag this in your social media handles. I'm sorry, but we have an ex-diplomat with us. But, I believe that in today's time, social media plays a pivotal role and Twitter threads travel faster than diplomatic cables.
We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run being given to the terrorists in Pakistan. You can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है. और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान cannot take up this issue. हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है. और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है. तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है. तो देख लीजिए, चाहे कुवैत हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे अमेरिका हो, भारत के ये विपक्षी दलों के सांसद कितनी खूबसूरती से भारत की बात विदेशों में जाकर कर रहे हैं और लोग वहाँ तालियां बजा रहे हैं. लोगों को इनकी बात समझ में आ रही है. कितना मजबूती से भारत का एक पक्ष रखा जा रहा है और ये पक्ष रख रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के लोग. जब भारत की इतनी मजबूत टीम को देखकर हमारे देश के बाकी नेताओं को भी गर्व महसूस करना चाहिए था कि देश में इतना बड़ा बदलाव तो पहले हमने कभी देखा ही नहीं. कितना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है. तब भी हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही. उनके चेहरे ये सब देखकर उतर गए हैं और वो लगातार इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं. आज कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने कहा है कि शशि थरूर असल में, और इस तरह के जो नेता हैं, ये विपक्ष के नेता विदेशों में भारत की भाषा नहीं बोल रहे, बल्कि ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं. अब आप खुद सोचिए कि ये भाषा बीजेपी की कैसे हो सकती है. हमारे देश में असल में बहुत सारी विपक्षी पार्टियां और उनके नेता भटक गए हैं. वो ये समझने लगे हैं कि भारत ही बीजेपी है और बीजेपी ही भारत है, और बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में अब उन्होंने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है. और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है. वो ये समझ ही नहीं पाते कि बीजेपी का विरोध करते करते वो कब भारत का ही विरोध करने लगे. बीजेपी का नुकसान करते करते वो कब भारत का नुकसान करने लगे. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं. मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं. शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया. पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी. तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है. पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था. तो विपक्ष के नेताओं को आज ये समझना होगा कि उन्हें बीजेपी से परेशानी है या उन्हें भारत से परेशानी है, क्योंकि अभी वो बीजेपी के विरोध के चक्कर में भारत का ही विरोध कर रहे हैं, भारत का ही नुकसान कर रहे हैं, और वो लगातार हर विषय पर इस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं. अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या किसी को वीज़ा देने से पहले उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन नहीं है. ये सवाल आज हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे बड़ा चैंपियन बताने वाले देश अमेरिका ने वीज़ा से जुड़े अपने कुछ नियमों को बदल दिया है. अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका का वीज़ा लेना चाहते हैं, अगर आपके घर में कुछ छात्र ऐसे हैं, युवा ऐसे हैं जो अमेरिका में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ नौकरी करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. अमेरिका ने विदेशों में अपने सभी दूतावासों को ये निर्देश दिया है कि वो तुरंत प्रभाव से अमेरिका आने वाले छात्रों को वीज़ा देना बंद कर दें, और जो छात्र दूसरे देशों से अमेरिका में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं उन्हें वीज़ा देने से पहले उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक किया जाए, और अगर उनके सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट दिखाई देती है, तस्वीर या ऐसा कमेंट मिलता है जो अमेरिका की राष्ट्रीय नीति या अमेरिका के हितों के खिलाफ है, तो उस छात्र को वीज़ा नहीं दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, अगर अफ्रीका में रहने वाले किसी छात्र ने कभी
अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा होगा कि वो अमेरिका में घुसपैठ करके आए शरणार्थियों को डिपोर्ट करने के खिलाफ है, तो शायद अब ऐसे किसी भी छात्र को अमेरिका में पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा नहीं मिलेगा। एकेडमिक स्टडीज़, वोकेशनल स्टडीज़ और एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत जो F1, M1 और J1 वीज़ा जारी किए जाते हैं, उन सभी मामलों में अब छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की समीक्षा होगी और अगर सब कुछ सही मिलता है तभी छात्रों को अमेरिका में पढ़ने के लिए ये वीज़ा दिया जाएगा। We use every tool in our tool chest to vet anyone coming in who wants to come into this country, and in order to do so, it has to apply for a visa to gain access to our nation. So every sovereign country has a right to know who's trying to come in, why they want to come in, who they are, what they've been doing, and at least hopefully within that framework, determine what they will be doing while they're here. So that's nothing new. And we will continue to use every tool we can to assess who it is that's coming here, whether they are students or otherwise. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अमेरिका में जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनमें ऐसे छात्रों का भी हाथ है जो अमेरिका की विचारधारा और नीति से अलग राय रखते हैं और इससे अमेरिका में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उदाहरण के लिए इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले छात्रों ने अमेरिका में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की थी, जिससे वहाँ का सांप्रदायिक माहौल जो है वहाँ बन गया था। वहाँ का जो यूनिवर्सिटीज़ का माहौल था वो काफ़ी ख़राब हुआ था। अब अमेरिका को लगता है कि पिछले हफ्ते वॉशिंगटन डीसी में जिन 2 इजरायली डिप्लोमेट्स की हत्या हुई है, उसका कारण भी यही विरोध प्रदर्शन थे, जिन्होंने यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया। हालांकि अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले को सही नहीं मानती और इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए वो खतरा मान रही हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि आज दुनिया भर के छात्र जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम पूरी आज़ादी के साथ बिना डरे अपने विचार लिखते हैं, रखते हैं, उनमें ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स अमेरिका के ही हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया कंपनियां अमेरिका की ही हैं। लेकिन अब वही अमेरिका कह रहा है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखी गई बातों को वो बहुत ध्यान से पढ़ेगा और अगर उसे ये बातें सही नहीं लगी तो वो उस छात्र को अमेरिका में पढ़ने के लिए वीज़ा नहीं देगा। ये बड़ी अजीब सी बात है और यहाँ आपको ये सोचना होगा कि जब अमेरिका के इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत में कोई व्यक्ति भारत विरोधी बातें लिखता है, कश्मीर जैसे मुद्दे पर दुष्प्रचार करता है, ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान की तरफ से दुष्प्रचार करता है, भारत सरकार जब इन्हें हटाने के लिए इन सोशल मीडिया कंपनी से कहती है कि इन्हें ब्लॉक करिए, इन्हें हटाइए, तो अमेरिका की ही ये कंपनियां अदालत में चली जाती हैं और कहती हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है और हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये तो लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो बिना डरे पूरी आज़ादी के साथ जो उनके मन में है वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखी गई बातों के आधार पर अमेरिका को अपने लिए खतरा लगता है, जब अमेरिका को लगता है कि ये तो हमारी नीतियों के खिलाफ जा रही हैं बातें, तो वो छात्रों के वीज़ा को रिजेक्ट करने की बात करता है। तो यहाँ किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन नज़र नहीं आ रहा। ये कितनी बड़ी बात है और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं अमेरिका जैसे देशों के। पिछले साल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में दुनिया भर से जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या हमारे देश भारत के छात्रों की होती है। वर्ष 2023 और 24 में पूरी दुनिया के 11,26,690 छात्रों को अमेरिका का वीज़ा मिला था और इनमें से भारत के छात्रों की संख्या थी 3,31,000। यानी अमेरिका पढ़ने गए कुल छात्रों में 29.4% छात्र अकेले हमारे देश भारत से थे। इसलिए हमारे देश के जो माता पिता, परिवार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजना चाहते हैं, उन्हें अब ये ध्यान रखना होगा कि उनके बच्चे
सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं और कहीं उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी उनके यूएस वीज़ा पर भारी तो नहीं पड़ रही। इसलिए आज एक नया बदलाव दुनिया में देखने को मिल रहा है। आज अमेरिका ऐसी बात कर रहा है, हो सकता है इसके बाद दुनिया के दूसरे देश भी ये बात करेंगे। हो सकता है इसके बाद जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी छात्रों को अपने एडमिशन देने से पहले यही शर्त रखने लगेंगी कि पहले हम आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे। और जब ऐसा होने लगेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे माता पिता परिवार ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के पैदा होते ही उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना शुरू कर देंगे। अगर ये बात हर जगह लागू हो गई तो आप सोचिए, जैसे ही आपका बच्चा 4 से 5 साल का हुआ आप उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना शुरू कर देंगे। आप उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे। आप कहेंगे कि आपका बच्चा कितनी समाज सेवा करता है, आपका बच्चा कितना उदार हृदय वाला है, आपका बच्चा संगीत में रुचि रखता है, आपका बच्चा समाज के बारे में सोचता है। ये सारी बातें भले ही झूठ हों, लेकिन माता पिता अपने बच्चों का सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना शुरू कर देंगे। और अगर आपके बच्चे ने कभी अपने दिल की कोई बात लिख दी सोशल मीडिया पर जो किसी को पसंद ना आए, जो किसी देश के खिलाफ जाती है, तो इससे उसका पूरा करियर खराब हो सकता है। ये नए ज़माने के नए नियम हैं जिनके बारे में हर माता पिता को अब पता होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये जो पश्चिमी देश हैं इनके दोहरे मापदंड कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि दोहरे मापदंड होते क्या हैं। हमारे देश के जिन लोगों को अमेरिका के इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं, उन लोगों को भारतीय रेल का एक फैसला हमारे यूट्यूबर्स की अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन लग रहा है। ईस्टर्न रेलवे ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशंस और ट्रेनों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी न करने की अपील की है और लोगों से कहा है कि वो रील्स बनाने के लिए हमारे रेलवे स्टेशंस और ट्रेन्स को पूरी दुनिया को सोशल मीडिया पर ना दिखाएं, क्योंकि इससे भारत के बारे में संवेदनशील जानकारियां लीक हो सकती हैं। सरल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं तो ये कहा गया है यूट्यूबर्स से, रील बनाने वाले लोगों से और कंटेंट क्रिएटर्स से कि अब आप रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में अपनी रील्स नहीं बनाएंगे। आपको याद होगा हरियाणा की एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने भारत के कई संवेदनशील शहरों और इलाकों के वीडियो बनाए थे और आरोप है कि पाकिस्तान ने इनकी मदद से भारत के कई संवेदनशील इलाकों की रेकी की थी, उसकी जानकारियां जुटा ली थी। इसलिए अब हमारे देश में प्रशासन सतर्क हो रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप इस तरह की जगहों पर, रेलवे स्टेशंस पर, ट्रेन में अब आप रील्स और वीडियोस नहीं बना सकते। लेकिन आप देखिएगा इसे लेकर भी हमारे देश के कई लोग ऐसे हैं, लॉबीज ऐसी हैं जो एक्टिव हो जाएंगी और कहेंगी कि ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। अब बताइए, हम अपने ही देश में रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर अपना वीडियो नहीं बना सकते। अब आखिर में आपके लिए एक बेहतरीन खबर, और इससे आप मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। अब हम BSNL के कमबैक को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि BSNL की कहानी में आपके लिए क्या सीख छुपी है, क्योंकि आजकल भारत में BSNL इज बैक ये ट्रेंड कर रहा है। BSNL की शानदार वापसी हुई है। जिस सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को लेकर लोगों में यह धारणा बन गई थी कि अब BSNL का कुछ नहीं हो सकता और ये कंपनी जल्द बंद हो जाएगी, उस धारणा को इस सरकारी कंपनी ने तोड़ दिया है और आज देश में BSNL इज बैक की चर्चा हो रही है। पूरे 18 वर्षों के बाद BSNL लगातार दूसरी तिमाही में एक काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 की तिमाही में BSNL को 263 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है और जनवरी से मार्च की आखिरी इस तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। BSNL ने इस मुनाफे के लिए 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 18 वर्षों का लंबा इंतजार किया है। इतना मुनाफा BSNL को हुआ है, शायद थोड़ी देर के लिए आपको अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं होगा। इससे पहले वर्ष 2007 में BSNL को किसी तिमाही में आखिरी बार मुनाफा हुआ था और ये वो दौर था जब BSNL को टेलीकॉम इंडस्ट्री का राजा कहा जाता था। एक छत्र राज था BSNL का। BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड की शुरुआत आज से 25 वर्ष पहले वर्ष 2000 में हुई थी। उस समय मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन फ़ोन से किसी को कॉल करना बहुत महंगा होता था। एक मिनट की कॉल के लिए 8 से 16 रुपए तक खर्च करने होते थे मोबाइल फ़ोन पर।
इसके अलावा उस समय कॉल करने वाले और कॉल को रिसीव करने वाले दोनों के पैसे कटते थे और भारत के ज़्यादातर लोगों के लिए फ़ोन पर किसी से बात करना, लंबी बात करना तो एक बहुत बड़ी लग्जरी था, बहुत बड़ी बात था। भारत में टेलीकॉम की इन्हीं सेवाओं को किफ़ायती बनाने के लिए सरकारी कंपनी BSNL की स्थापना हुई और कुछ ही समय में BSNL ने पूरे देश को अपने साथ जोड़ भी लिया था। वर्ष 2001 से 2007 के बीच BSNL कभी घाटे में नहीं रही और उसने 46,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। वर्ष 2005 में BSNL का मार्केट शेयर 77% था, जबकि प्राइवेट कंपनियों का मार्केट शेयर उस समय 15% था। देश में हर 100 में से 77 लोग टेलीकॉम सेवाओं के लिए BSNL का सिम कार्ड और उसकी लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे और BSNL के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता था। भारत के गांवों में तो 100% ग्राहक BSNL के ही थे और प्राइवेट कंपनियां इस रेस में दूर दूर तक कहीं नहीं थी। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने BSNL को भारत के टेलीकॉम बाजार से लगभग गायब कर दिया, लगभग बाहर कर दिया। यूपीए की सरकार में दयानिधि मारान उस समय दूर संचार मंत्री थे और BSNL कंपनी उन्हीं के अधीन आया करती थी। DMK के नेता थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने चेन्नई में अपने घर पर BSNL की 323 हाई स्पीड टेलीफोन लाइंस को लगवाया और इनका इस्तेमाल अपने एक टीवी नेटवर्क के प्रसारण के लिए किया, जो कि गलत था। और जब इस पर विवाद हुआ तो बाद में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। यूपीए सरकार के इसी दौर में BSNL में 2G घोटाले के आरोप लगे और BSNL सरकारी एजेंसियों की निगरानी में आ गई और उसने जितने भी ठेके तब दिए थे या नए कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, उन पर विवाद होने लगा। इन विवादों के कारण जब BSNL को अपने पुराने टावर्स अपडेट करने थे, अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना था, उसे अपडेट करना था, जब निवेश की आवश्यकता थी, तब वो ऐसा नहीं कर पाया और खराब नेटवर्क और सुविधाओं के कारण लोग धीरे धीरे BSNL को छोड़कर प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के पास चले गए। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने यही किया होगा। वर्ष 2020 तक स्थिति ऐसी हो गई कि जिस BSNL का मार्केट शेयर एक जमाने में 77% था, वो घटकर सिर्फ 6.5% रह गया और BSNL को लोगों ने लगभग भुला दिया। इसके बाद BSNL ने अपने कमबैक की एक नई कहानी लिखनी शुरू की और प्रधानमंत्री मोदी ने BSNL के रीस्टार्ट में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने सोच लिया कि उन्हें BSNL को अब दोबारा से शुरू करना है, इसे दोबारा से लॉन्च करना है और उसी चोटी पर पहुंचाना है। केंद्र सरकार अब तक BSNL को 3,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दे चुकी है इसके रिवाइवल के लिए, जिससे BSNL ने 4G कनेक्टिविटी बढ़ाई, 93,000 नए मोबाइल टावर्स लगाए और अपने खर्चों में भी उन्होंने कटौती की। वर्ष 2023 और 24 के मुकाबले BSNL का खर्च 832 करोड़ रुपए कम हो गया और BSNL के कम लोन लेने की वजह से उसकी जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो भी 14% कम हो गई। जो लोग कहते थे कि BSNL वाले तो अब भी फाइलों में ही फंसे हैं, उनकी सोच को भी BSNL ने बदल दिया। BSNL के नेटवर्क अब पहले जैसे नहीं है कि आपको बात करने के लिए अपने घर की छत पर जाना पड़े और बात बात पर बात आपकी कम होगी और हेलो हेलो ज़्यादा होगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, बात बात पर आपको ये कहना पड़ेगा। ये बात BSNL के ग्राहकों ने भी मानी है कि अब उन्हें ये सब नहीं कहना पड़ता कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, अब आवाज़ आती है। 2020 में BSNL का मार्केट शेयर 6.5% था, जो अब बढ़कर 8.3% हो चुका है और पिछले साल BSNL के देश भर में लगभग 50,000 ग्राहक बढ़े हैं, जबकि इसी समय अवधि में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के 5,41,000 ग्राहक कम हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप BSNL के मोबाइल डेटा प्लान्स की तुलना इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के प्लान से करेंगे तो BSNL के प्लान्स बहुत सस्ते पड़ते हैं। BSNL आज भी आपसे ज़्यादा पैसा नहीं वसूलता, सिर्फ आपसे मुनाफा कमाने के चक्कर में नहीं है। दूसरा, ये एक सरकारी कंपनी है जिसकी सेवाएं कभी भी इतनी महंगी नहीं होंगी कि आम लोग इसका खर्चा ना उठा पाएं, क्योंकि उसका पहला उद्देश्य इस देश के आम लोगों की सेवा करना है। तो ये जो कंपनियां हैं, ये सेवा भाव से आपके पास आती हैं। प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए आती हैं, ये फर्क को समझिए। हालांकि BSNL का कमबैक अभी पूरी तरह से होना बाकी है, उसे काफ़ी लंबी यात्रा भी तय करनी है
और बीएसएनएल का जो घाटा 5,300 करोड़ रुपए से 2,200 करोड़ रुपए पर आया है, उसे भी अभी खत्म करना होगा, जिसमें समय लगेगा। और भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने पहली बार 18 वर्षों में 2 क्वार्टर्स में नेट प्रॉफिट दोनों क्वार्टर्स में बनाया है। पिछले बार जब हमने चर्चा की थी तब अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर 2024 262 करोड़ रुपए की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बीएसएनएल ने बनाया था। इस बार जनवरी से मार्च क्वार्टर में बीएसएनएल ने 280 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है। आज आपको हमारे देश के कुछ सरकारी संस्थानों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे देश में कई ऐसे सरकारी संस्थान हैं, जैसे बीएसएनएल, जैसे दूरदर्शन जहां आप इस समय मुझे देख रहे हैं, जैसे इसरो, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऐसे भी बहुत सारे सरकारी उपक्रम हैं जो हमारे देश की धड़कन है। हम इनके साथ बड़े हुए हैं। हो सकता है इनमें आपको ग्लैमर और चमक दमक कम दिखाई दे, और इन्हें अपडेट होने में और इस नई रेस में नई तेज गति के साथ दौड़ने में हो सकता है कुछ वक्त लगे, लेकिन यही जो संस्थान हैं, याद रखिएगा, आपके सुख दुख के सच्चे साथी भी हैं। और इन्होंने कभी भी आपसे मुनाफा नहीं कमाया, सिर्फ आपकी सेवा की है। इसलिए इन्हें समय दीजिए, इनका समर्थन कीजिए। इस बात को समझिए कि इन सरकारी संस्थानों को अभी कुछ समय की आवश्यकता है, और आपके साथ की और आपके विश्वास की आवश्यकता है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्दी से हम दोबारा लौटते हैं। Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है, और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह, जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन टीएमटी। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात है, टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Big dreams start here. Pursue BBA from Prestige. Get global exposure. Strong alumni network. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हमारा देश महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर की 142वीं जयंती मना रहा है। वीर सावरकर पर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने अंग्रेज़ों को दया याचिकाएं भेजी थी, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी, और कुछ नेता और लोग इसके लिए आजकल उनकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया के ज़माने में अचानक से कैसे कुछ लोगों ने, ख़ास तौर पर कुछ पार्टियों के आईटी सेल्स ने इतिहास को बदलने की कोशिश की है, इतिहास के एक नायक की बदनामी करने की कोशिश की है, आज ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। सच्चाई ये है कि जब उन्होंने दया याचिकाएं भेजी, ये उनकी एक रणनीति थी, ऐसी रणनीति जिसके ज़रिए वो काला पानी की सज़ा से छूट सके और आज़ादी की लड़ाई में मुख्य धारा में शामिल हो सके। एक चर्चित कहावत है कि 2 कदम आगे बढ़ने के लिए कभी कभी हमें 1 कदम पीछे खींचना पड़ता है, और वीर सावरकर ने भी ऐसा ही किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के हाल ही के एक बयान को गलत ठहराया है, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर को ब्रिटिश साम्राज्य से पेंशन लेने वाला बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है राहुल गांधी से कि उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए सम्मान को उन्हें याद रखना चाहिए। इंदिरा गांधी ने तो उनका सम्मान किया था। इस बात की पुष्टि तब होती है जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं सावरकर के योगदान को अमूल्य बताया था। 26 फरवरी 1966 को इस वीर ने अपना देह त्याग दिया था, और कहते हैं
कि विचार कभी मरते नहीं। विनायक दामोदर सावरकर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आज़ादी के लिए जलती हुई उस लौ का प्रतीक थे जिसने अंधकार में रहकर भी देशभक्ति की रोशनी को फैलाया। अब वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी अंग्रेजी और मराठी में आप इस महान स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के जीवन से जुड़ी उनकी प्रेरणादायक यात्रा को एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए देख सकते हैं। इसलिए उसका एक अंश आपको दिखाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्री आप वेव्स पर देख पाएंगे। Savarkar had a clear idea of his view of the future. While fighting against the British Raj, he said, "Before you destroy anything, you must know what you are going to construct in its place." He said, India must be independent. India must be united. India must be republic. India must have a common language and common script. And that language should be Hindi and that script should be Nagari. तो ये डॉक्यूमेंट्री आप वेव्स पर देख सकते हैं। लेकिन आज जिस बात पर पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए वो ये कि जब तक इंदिरा गांधी थी तब तक इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए वीर सावरकर में कोई कमी नज़र नहीं आई। उन्होंने उनके योगदान के लिए डाक टिकट भी जारी की और उनके योगदान के लिए उनका सम्मान भी किया, एक पत्र भी जारी किया। लेकिन जब से हमारे देश में सोशल मीडिया का उदय हुआ है तब से आप देखिए आपको वीर सावरकर के बारे में नई नई बातें, उनकी छवि खराब करने की नई नई कोशिशें देखने को मिलती हैं। और ये सब कुछ होता है राजनीति के लिए। अब हमारे देश में जो राजनीति चल रही है उसने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी बांट दिया है और वीर सावरकर उसी राजनीति का शिकार हो रहे हैं। और हमारे देश में सोशल मीडिया के आने के बाद से लगातार इतिहास को बदलने की कोशिशें हो रही हैं। जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं। इसलिए आज उनकी जयंती पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वो राजनीति का शिकार हुए हैं और आप सोशल मीडिया पर जब भी कुछ पढ़ें उससे पहले आपको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। उससे पहले उन्होंने जो किताबें लिखी हैं आपको वो पढ़नी चाहिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सच्चा स्वतंत्रता सेनानी था और कौन सिर्फ मीडिया में छाया रहा। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक दौर था जब घड़ी सिर्फ एक के पास थी लेकिन समय सबके पास था। और एक आज का दौर है जब घड़ी सबके पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं। नमस्कार।